Bismillahirrahmanirrahim. Section 170 refunds. A taxpayer who has paid tax in excess of the amount which the taxpayer is properly chargeable under the ordinance may apply to the commissioner for a refund of excess. अगर एक टैक्स पेयर ने इतना टैक्स अदा कर दिया है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी ड्यूरिंग द फॉर द टैक्स ईयर मीट हो गई है, फिर भी अनयूटिलाइज एडवांस टैक्सेस अवेलेबल हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है कमिश्नर को उनको उनको रिफंड लेने के लिए. सबसेक्शन 1A, where any advance or loan to which subsection E of the clause 19 of the section 2 applies is repaid by a taxpayer, he shall be entitled to a refund of the tax, if any, paid by him as a result of such advance or loan having been treated as dividend under the aforesaid provision. ये एक क्लॉज ई क्लॉज ई सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 ये क्या है? यहाँ पर जो क्लॉज 19 है ये काफ़ी लंबा क्लॉज है. इसमें डिविडेंड की डेफिनेशन बयान की गई है और डिविडेंड की डेफिनेशन को क्लॉज बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो क्लॉज ई में एक डेफिनेशन ये दी गई है. हम समझने के लिए सिर्फ वहाँ और भी बात लिखी है, लेकिन आसानी के लिए समझने के लिए इसे आसान रखते हैं कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन या एडवांस या शेयर दे देती है किसी शेयर होल्डर को, या शेयर होल्डर के बिहाफ पर किसी और को दे देती है शेयर होल्डर के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो ये लोन और ये जो एडवांस दिया है शेयर होल्डर को क्या करना है, ये ट्रीटेड डिविडेंड इसको लेगा और अपनी रिटर्न के अंदर इस लोन पर या इस एडवांस पर टैक्स अदा करेगा. और डिविडेंड पे कितना टैक्स होता है? 15% फाइनल टैक्स होता है. तो हालांकि ये तो कैपिटल रिसीट है, ये कोई रेवेन्यू रिसीट नहीं है, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 जहाँ डेफिनेशन बताई गई है डिविडेंड की, ये भी डिविडेंड की डेफिनेशन में आता है, लिहाजा अगर शेयर होल्डर ने इसके ऊपर खुद से अपनी रिटर्न में 15% टैक्स अदा कर दिया है, तो अगर जब ये फॉर एग्जांपल टैक्स 2022 में ऐसा किया था उसने, अब 2023 में उसने लोन रीपेड कर दिया है कंपनी को, तो अब क्या करेगा? जो उसने टैक्स अदा कर दिया था अपनी इस कैपिटल रिसीट पे, तो यहाँ पर सबसेक्शन 1A में उसको ये प्रिविलेज दिया जा रहा है कि आप भाई उस जो टैक्स अदा किया था उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, यू कैन टेक बैक दैट अमाउंट फ्रॉम कमिश्नर बाय अप्लाइंग रिफंड एप्लीकेशन. अब आ जाए सबसेक्शन 2. An application for a refund under subsection 1 shall be made in prescribed form, verified in prescribed manner, and made within 3 years of the later of the date on which commissioner has issued the assessment order to the taxpayer for the tax year to which refund application relates, or the date on which tax was paid. अच्छा, एक एप्लीकेशन दाखिल करनी है, हमें ऑनलाइन अप्लाई करनी है, IRIS से हमने लॉगिन करना है, उसका जो मेन्यू बार है वहाँ पे आ रहा होता है रिफ़ंड पे क्लिक करते हैं, वहाँ आता है रिफ़ंड एप्लीकेशन, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म खुलता है और वहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन बनानी है. उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट रूल नंबर 71 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 में प्रोवाइडेड है. और फिर उसको ज़ाहिर है उसमें जो जो चीज़ें हैं आपकी वो अभी हम आगे देख लेते हैं, वो आप भर लेते हैं. और अच्छा, इसमें अहम बात ये है जो कि क्लॉज सी में लिखी है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन जमा करानी है. और 3 साल कब से, इसको समझने के लिए अच्छा पहले क्लॉज सी में हम दोनों बातों को देख लेते हैं. इसमें ये लिखा है कि विच मेड विद इन 3 ईयर ऑफ द लेटर ऑफ. अच्छा देखें, इसमें क्या है कि टैक्स जब अदा कर दिया है और जब असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है. आम तौर से टैक्स पहले अदा हो जाता है, असेसमेंट ऑर्डर बाद में आता है. और तो इसका मतलब ये है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो ये वाली है क्लॉज 1, ये जो सब क्लॉज 1 है क्लॉज सी की, हमेशा यही लेटर होगी, यही तारीख बाद की होगी, तो हमें इसी को लेना है. मिसाल के तौर पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 100 रुपये, तो आप पहले जाके चालान जमा करते हैं, चालान रिटर्न के साथ अटैच करते हैं, फिर जमा कराते हैं. तो अब हुआ ये कि अगर आपने 22 तारीख को पेमेंट कर दी और रिटर्न आपने 23 तारीख को जमा कराई, तो इस सूरत में क्या होगा? जैसे ही आप रिटर्न जमा कराते हैं तो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 120 के अंदर आपको मिल जाता है, सेम डे में मिल जाता है. तो आपकी असेसमेंट डेट क्या हुई? 23 तारीख. अगर आपने 20 तारीख को अपना टैक्स अदा कर दिया और 20 तारीख को रिटर्न जमा करा दी, तो अब ये दोनों डेट्स एक ही तारीख पे हो गई.
20 तारीख, अगर 20 तारीख को टैक्स अदा किया, 20 तारीख को रिटर्न जमा कराई, तो ऑर्डर की डेट भी 20 तारीख हुई। तो मोर हमेशा यही हो रहा होगा कि भाई जो जो 120 सेक्शन 120 में जो ऑर्डर आपको मिलता है, यानी आप रिटर्न जमा कराते हैं, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, बल्कि उसको ये माना जाता है कि ये रिटर्न बिल्कुल ठीक है और इसको चेक कर लिया गया और डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से। उसे कहते हैं 120। जो चीज़ आपके रिटर्न पे लिखी होती है वही चीज़ उस ऑर्डर में लिखी होती है। उसकी फिर आगे जांच पड़ताल कैसे होती है वो आगे सेक्शंस में होती है, जो हमने देखे हैं कि भाई सेक्शन 122, सेक्शन 121 वगैरह वगैरह। तो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर जब हो गई, उस डेट से आपकी 3 साल काउंट किया जाएगा। अब हमने एक छोटा सा टेबल बनाया, इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर 2021 है और ये एक कंपनी है, इसकी टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है 30 जून 2021 को। तो रिटर्न उसको कब जमा करानी है? रिटर्न उसको जमा करानी है 31 दिसंबर 2021 को, क्योंकि कंपनी की जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने देखा है वो है 31 दिसंबर 2021। और कमिश्नर ने ऑर्डर भी दिया है, जिस तारीख को उसने रिटर्न जमा कराई उसी तारीख को जो ऑर्डर भी मिल गया, अभी हमने बात कर ली। अब ड्यू डेट क्या है इस ऑर्डर की डेट से 3 साल तक, तो 3 साल आप लगाएं, 31 दिसंबर 2021 से 3 साल कब बनेंगे? 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024। तो 31 दिसंबर 2024 विल बी दी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। अगर इसके बाद करेंगे तो क्या होगा? ज़ाहिर लैप्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, टैक्स ईयर 2021 टैक्स ईयर है और ईयर एंड ज़ाहिर है टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2021 में, तो रिटर्न सबमिट कब करनी है? ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर 2021। लेकिन अगर बोर्ड एफबीआर कोई टाइम बढ़ा दे या आपको कमिश्नर 15 दिन मजीद दे दे तो फिर ड्यू डेट चेंज हो जाती है। हमने ये इनकम टैक्स के लेक्चर में हमने बात कर ली थी, तो हमने यहाँ अज्यूम किया कि ड्यू डेट 30 सितंबर ही है और कोई डेट ना हमने एक्सटेंशन डाली ना एफबीआर ने एक्सटेंशन दी, तो यही ड्यू डेट थी और इसी डेट को आपने रिटर्न जमा कर दी। और आपने क्या किया? कमिश्नर ने इसी तारीख ऑर्डर भी दे दिया, तो अब क्या डेट हो जाएगी? रिफंड एप्लीकेशन जमा कराने की डेट अब क्या हो जाएगी? 30 सितंबर 2024। क्यों? क्योंकि आपको इस डेट को देखना है जिस डेट को ऑर्डर इशू है। ऑर्डर कब इशू होता है? जब आप रिटर्न जमा करा रहे होते हैं। तो अगर हम इसको मुख्तसर कह दें, जिस तारीख को आपने रिटर्न जमा कराई उस तारीख से आगे 3 साल तक का आपके पास टाइम है, आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन जमा करा दिया करें। आगे चलते हैं। अच्छा, रिफंड एप्लीकेशन किस तरह से आपको पोर्टल पे डालनी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले तो जो आपका रेलेवेंट जोन है, कमिश्नर है, उस रेलेवेंट जोन की कमिश्नर को आप एड्रेस कर दें। मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये हो गई, फिर ये कि डियर सर मैडम करके टोटल इनकम आप बता दें, भाई मेरी टोटल इनकम इस साल में ये थी। फिर आप बता दें कि मेरा टैक्स चार्जेबल कितना था, यानी दिस इज माय टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2022 के मुझे इतना टैक्स आया है, मेरी 16.5 मिलियन की इनकम पे 4.1 मिलियन का टैक्स मुझे अदा करना था और मैंने कितना अदा कर दिया। उन सेक्शन के रेफरेंसेस डाल दिए जिसमें आपका एडवांस टैक्सेस कटे हैं और उसका टोटल बता दिया, टोटल टैक्स पेड 5.3 मिलियन। अब 4.1 मिलियन कम है और 5.3 मिलियन ज़्यादा है, और यही बात हमने सब सेक्शन 1 में की थी कि अगर आपका टैक्स पेड ज़्यादा है उससे जो कि टैक्स चार्जेबल है तो आप रिफंड अप्लाई करें। तो हमने अब क्या किया और ये कहा कि भाई हमने एविडेंसेस अटैच कर दी हैं, सारी एविडेंसेस आपको अटैच कर देनी है एडवांस टैक्स की। और कुछ भी नहीं मिल रहा तो आईआरएस में एमआईएस में जाएं, वहाँ पे सीपीआर वाइज आपके टैक्सेस की डिटेल आ रही होती है, वो आप इसके साथ अटैच कर दें। और फिर आप क्या करें, और आपने कभी रिफंड इतना आता है तो बराए मेहरबानी मुझे मेरा रिफंड अदा कर दिया जाए। तो ये एक रिफंड की एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो कहाँ प्रोवाइडेड है, हमने यहाँ बात की रूल नंबर 71 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 में ये प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ये वहीं से ही लिया गया है। अब आगे आ जाएं, वेयर द कमिश्नर इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 170 चल रहा है। वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट टैक्स हैज बीन ओवरपेड द कमिश्नर शेल। अब कमिश्नर ने ये देख लिया कि भाई ठीक है ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ है, अब कमिश्नर क्या करेगा? क्लॉज ए, अप्लाई द एक्सेस इन रिडक्शन ऑफ एनी अदर टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। क्लॉज बी, apply the balance of excess if any in reduction of any outstanding liability of the taxpayer to pay other taxes, refund the remainder if any to the taxpayer। देखें इस मतलब ये है, मैंने ब्लू में लिख दिया। अब लेट सपोज एक बंदे का 100 रुपये पता चल गया कमिश्नर को ओवर पेड है और ये उसने देना है, अब वो क्या करेगा? 100 रुपये को देने से पहले ये देखेगा क्या कोई इनकम टैक्स की कोई और लाइबिलिटी ओपन पड़ी हुई है, उससे एडजस्ट करेगा। लेट से 100 रुपये में से 20 रुपये उससे एडजस्ट कर दिए। फिर ये देखेगा क्या सेल्स टैक्स की कोई लाइबिलिटी तो नहीं पड़ी हुई,
₹20 की पड़ी हुई थी तो ₹20 उसको एडजस्ट कर लेगा, ₹100 में से ₹40 एडजस्ट करने के बाद ₹60 उसको अदा कर देगा। Subsection 4. The commissioner shall within 60 days of receipt of refund application under subsection 1 serve on the person applying for the refund an order in writing of the decision after providing the taxpayer an opportunity of being heard. अच्छा, अब देखिए कमिश्नर क्यों बुला रहा होगा। अगर कमिश्नर ये समझता है कि भाई ये तो ठीक है तो बस वो रिफंड ऑर्डर कर देगा, लेकिन वो समझता है कि भाई इसके अंदर कोई खराबी है, कोई फेक रिफंड क्लेम हुआ है, एडवांस टैक्स क्लेम हुआ है या उसके एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेट नोटिस देगा कि भाई आप मेरे पास आ जाएं चीज़ें लेके, एविडेंसेस लेके फला तारीख को, और मुझे इस पर आपसे बात करनी है, मुझे इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो वो आपको बुलाएगा, बुलाने के बाद वो आपको ये भी कहेगा कि भाई ठीक है, ये आपने ₹100 अप्लाई किया था, मैं ₹50 नहीं मान रहा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम नहीं दे रहे, क्योंकि पोर्टल में नहीं आ रहा, और बाकी ₹50 रिफंड आपका वैलिड है, लेकिन मैं आपका जो ये ₹50 आपकी फला फला ऑर्डर में ओपन लाइबिलिटीज है ₹10 की, मैं उससे एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे को लॉ ने प्रोवाइड किया है। टैक्स पेयर ने क्या कहना है, बोलना जी ठीक है, वो फाइट करेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो मैंने दिया है, मैं सर्टिफिकेट भी लेकर आया हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं नहीं दे रहा, तो बस वो नहीं दे रहा, उसकी मर्जी है, हम उसको किसी और फॉर्म पे देख लेंगे। आगे जो है ना एडवांस टैक्स अगर नहीं दे रहा तो हम आगे चले जाएंगे, CIR अपील के बाद जाके फाइल कर देंगे कि भाई ये हमारा एडवांस टैक्स जेन्युइन था और इन्होंने डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि इसके ऑर्डर के खिलाफ हम CIR अपील के पास जा सकते हैं। अच्छा, अब उसको बुलाएगा, बुलाने के बाद उसके साथ ही सारी बात करेगा। अच्छा, ब्लू में मैंने लिखा है दैट आई एम एडजस्टिंग द रिफंड विद ओपन ड्यूज एंड रिजेक्टिंग द रिफंड। जाहिर है वो बताएगा कि अगर उसने फुल अमाउंट देना है तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ वेरीफाइड है। अगर ₹100 देने, अगर उसने ₹100 देने ही तो नहीं है, वो चाहता है कि अदर ओपन लाइबिलिटी से भी मैं एडजस्ट कर लूँ और मैं क्या करूँ कि रिजेक्ट कर लूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है, मिसाल के तौर पर आपके ₹100 का रिफंड पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ रही थी लेकिन अगले साल का एडवांस टैक्स ड्यू था आपका, तो वो ये भी कर लेता है, बुलाता है, कहता है भाई मैं इसको अगले साल के एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये रिफंड नहीं दे रहा, तो यानी कैश में नहीं दे रहा। तो वो क्या करता है, एक ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर के अंदर लिख देता है कि भाई ये इसका रिफंड बनता है, हमने ये पढ़ा है ना पीछे के रिमाइंडर पे कर दे उसको बैलेंस, वो कह रहा है मैं इसको एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करता हूँ। ऑर्डर बनाने के बाद उसको वो लिख देता है कि एडजस्टेड अगेंस्ट एडवांस टैक्स पेबल अंडर 47 फॉर टैक्स ईयर फला फला फला। अच्छा, वो भी बहरहाल आपके पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाती है ये बात भी। तो ये बात हो गई। सबसेक्शन 5, अ पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 4 जो अभी हमने बात की, या द फेलर ऑफ कमिश्नर टू पास एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 विद इन द टाइम फ्रेम। अब आपने अप्लाई कर दिया, 60 दिन भी गुजर गए, कमिश्नर जो है ना आपको रिप्लाई नहीं कर रहा कि भाई कुछ बता ही नहीं रहा कि भाई रिफंड में रिजेक्ट कर रहा हूँ या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आप जो है ना आपको बुरा लग रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, या ये कि उसने आपका रिफंड जो है ना जेन्युइन रिफंड था डिसअलाउ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात की, और ये ऐसा अक्सर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर एडवांस लोग देते ही नहीं है। तो आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। मे प्रेफर्ड एन अपील अंडर पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। आप CIR अपील के पास जा सकते हैं कि भाई उसने मेरा ये ऑर्डर गलत पास किया है या मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरा जेन्युइन रिफंड है, आप मुझे इसके ऊपर जो है ना मैं उसको बुलाएं, उससे पूछें और मेरा ये मसला हल करें। और पार्ट 3 ऑफ अपील के हम सेशन में देख लेंगे कि कितनी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, CIR अपील है, फिर ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, तो हम इसको वहाँ पर मजीद देख लेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ ये समझना है, अगर कमिश्नर अपना काम नहीं कर रहा तो आप उसका काम ना करना आपको इजाज़त देता है कि आप CIR अपील, उससे ऊपर जो अपीलेट अथॉरिटी है वहाँ चले जाएं और जाकर ये शिकायत कर दें कि भाई ये मसला है मेरे साथ। द बोर्ड में मेक रूल रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर एक्सपीडियस प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिंग पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड इन बोर्ड। मतलब बोर्ड को ऐसा सिस्टम बना देगा कि आपने रिफंड क्लेम किया, सिस्टम खुद वेरीफाई करेगा और आपको खुद प्रोसेस कर देगा आपके अकाउंट में। बहरहाल इस पे अभी तक ये इफेक्टिव नहीं है। 170A electronic processing and electronic issuance of refund by the board, notwithstanding anything contained in section 170 of the ordinance commencing from tax year 2021, the board may process and issue refund to a taxpayer who has filed the return of income without re- requiring a refund application by the taxpayer to the extent the tax credit verified by the board's computerized system as may be prescribed. The refund amount sectioned under this section shall be electronically transferred to the टैक्स पेयर्स नोटिफाइड बैंक अकाउंट। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि
सेक्शन 170 में जो भी लिखा है उसे डिसरिगार्ड कर दें कि एप्लीकेशन बनेगी और इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, एविडेंस लगाइएगा, ये चीज़ लिखिएगा, कमिश्नर वेरीफाई करेगा, आपको बुलाएगा, फिर रिफंड देगा, ये सारी बातें छोड़ दें। यहाँ वो ये कह रहे हैं 2021 से ऑनवर्ड, टैक्स ईयर 2021 से ऑनवर्ड बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड कह रहा है आप सिर्फ रिटर्न जमा कराएं, आपको कोई एप्लीकेशन जमा कराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न के अंदर खुद रिफंड की फिगर आ रही होती है, आपका एडवांस टैक्स आ रहा होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको खुद चेक करेगा। खुद चेक करने के बाद अगर आपने वैलिड एडवांस टैक्स अप्लाई किया है तो ये खुद ब खुद आपके अकाउंट में चला जाएगा। आपको याद होगा 2021 के अंदर ऐसा हुआ था कि हर क्लाइंट का कंसल्टेंट कह रहा था भाई अपनी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपने जो है ना पोर्टल पे अपडेट कर दें, अपडेट कर दें, अपडेट कर दें, आईपीएन नंबर दे दें और रिफंड आपके अकाउंटों में खुद आया करेगा। और 2021 में ये हुआ भी था। मेरे पास भी केसेस के अंदर ऐसा हुआ था कि लोगों के रिफंड जो थे, जो जेन्युइन रिफंड्स थे, वो उनके अकाउंट्स में खुद आए थे। हमें वहाँ से अफसर कहता था भाई अपना अकाउंट अपडेट कर दो, हम आपको नहीं देंगे, डायरेक्ट ये आपके अकाउंटों में आएगा। लेकिन बहरहाल अभी ये नहीं हो रहा है, ये बहरहाल ये चीज़ इन्फोर्स्ड है, लेकिन बहरहाल ये अभी हो नहीं रही ये बात। ऐसा होना चाहिए, कानून में ये प्रोवाइडेड है और 2021 में ये हुआ भी था। 171 additional payment for delayed refund, where a refund due to taxpayer is not paid within 3 months of the due date on which it becomes due, the commissioner shall pay to the taxpayer a further amount by way of compensation at a rate KIBOR plus 0.5 per annum of the amount of refund computed for the period commencing at the end of 3 months period and ending on the date on which it is paid। इसमें ये इसको हम मजीद आगे भी समझ लेते हैं टेबल बना के। इसमें कहा ये जा रहा है अगर आपको एक रिफंड बनता था एक ख़ास टाइम के अंदर आपको नहीं दिया गया तो आपको क्या होगा, अब आपको एफबीआर उस अमाउंट के ऊपर काइबोर प्लस 0.5% इंटरेस्ट भी देगा। मिसाल के तौर पर आपका 100 रुपये का रिफंड था, आपको नहीं दिया तो लेट से काइबोर अगर आजकल 20-21% चल रहा है तो 21.5% आपको इंटरेस्ट अदा किया जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। डेट्स क्या हैं अभी हम देख लेते हैं आगे। Provided that where there is a reason to believe that a person has claimed the refund which is not admissible to him, the provision regarding the payment of such additional amount shall not apply till the investigation of the claim is completed and claim is either accepted or rejected। मतलब ये है कि आपने रिफंड क्लेम किया, उसमें कोई मसला है, वो एडमिसिबल नहीं है किसी भी वजह से, एविडेंसेस पूरी नहीं है, या गलत क्लेम किया है या सही किया है तो आईआरएस पे किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो उसका फिर उसको हम रोक देंगे, उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर उसको हम देखेंगे। For the purpose of this section, a refund shall be treated as having become due. Clause A. In case of refund required to be made in consequence of an order on an appeal to Commissioner Appeal, an appeal to the appellant tribunal, a reference to High Court, or an appeal to the Supreme Court on the date or of receipt of such order by the Commissioner। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ रिफंड शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम ड्यू, यानी रिफंड किस तारीख को ड्यू होगा ये हम देख रहे हैं। कब ड्यू होगा? इन केस ऑफ रिफंड रिक्वायर्ड टू बी मेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सीआईआर अपील या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर बाय द कमिश्नर। ठीक है, यानी इसका मतलब है आप लिटिगेशन में गए थे, कमिश्नर आपकी बात सुन नहीं रहा था, आपने आगे सीआईआर अपील के पास चले गए या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और उन्होंने कोई एक ऐसा ऑर्डर दिया है कि भाई ये अब इनका ये उसमें ये लिखा है कि भाई ये रिफंड जेन्युइन है और ये आप अदा करें, वो ऑर्डर कमिश्नर को मिल गया। अब मिसाल के तौर पर आपने या ये हमने एग्जाम्पल बनाई है ऑर्डर सीआईआर अपील। अब ये सीआईआर अपील ने एक ऑर्डर इशू किया, वो उसकी डेट है 31 दिसंबर 2021। ठीक है, लेट से आपका रिफंड था जिस भी साल का था, आप गए और आपने पुराने सालों का था, आपने जाकर अप्लाई किया और भाई रिफंड नहीं आ रहा, 60 दिन भी गुजर गए, अब तो दो साल गुजर गए, अप्लाई नहीं करे, सीआईआर ने उसको देखा, ऑर्डर पास कर दिया 31 दिसंबर 2021 को कि भाई ये जेन्युइन रिफंड है, टैक्स पेयर को दिया जाए। तो अब डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस रिफंड क्या हुई? सेम डेट। सेम डेट क्या है? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को सीआईआर अपील ने ऑर्डर किया और 31 दिसंबर को ही कमिश्नर को मिल गया, क्योंकि आजकल तो आईआरएस है, इधर आईआरएस पे ऑर्डर डालता है सीआईआर अपील भी, तो वो कमिश्नर को मिल जाएगा और सेम डे में ही मिल जाएगा। पोस्ट तो करना नहीं है कि पोस्ट करेगा, और वो भी पाकिस्तान पोस्ट से कि 14 तारीख को करेगा और 25 तारीख को मिलेगा। बहरहाल तो अच्छा, अब रिफंड नॉट पेड टिल
अब रिफंड उसने कितने दिनों में अदा करना है? 3 महीने के अंदर अंदर अदा करना है। ये क्यों मैंने लिखा है? उसकी वजह ये कि यहाँ जो काइबोर वाली कहानी स्टोरी लिखी है वो कहा है कि अगर 3 महीने में पे ना करे तो आपको ये काइबोर देना है। देखें, विद इन 3 मंथ। अगर 3 महीने में नहीं दिए तो फिर आगे काइबोर वाली स्टोरी है ना। तो फिर अब क्या होगा? सीआईआर अपील ने ऑर्डर कर दिया 31 दिसंबर को, ऑर्डर मिल गया कमिश्नर अपील को, रिफंड स्टेब्लिश हो गया 31 दिसंबर 2021 को ही, क्योंकि सेम डे में कमिश्नर को मिल गया। अब कमिश्नर ने क्या करना है? 3 महीने फिर भी वो गुजार सकता है। 31 मार्च 2022 तक वो उसको रिफंड कर सकता है, लेकिन 3 महीने लैप्स हो गए जैसा कि प्रोवाइडेड है 171 में। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 1 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जितना भी टाइम पीरियड रहेगा अनटिल रिफंड इज पेड, आपको क्या क्या आपको फ़ायदा हासिल होगा? आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी काइबोर प्लस 0.5। अगर 21% काइबोर है तो ये एनुअल रेट है, तो 21.5% आपको सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मार्कअप मिलेगा आपका जो रिफंड आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अगर आप आईआरएस पे जाएंगे, रिफंड एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर 2 एप्लीकेशन दी हुई है। एक एप्लीकेशन जो हमने पहले बात की वो है, और एक और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। वो ये वाली कंपनसेशन है कि भाई आपका रिफंड नहीं मिल रहा तो आप इसको भी अप्लाई करें कि भाई हमें ये इंटरेस्ट भी आप दें। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे? हम ये सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन हम पढ़ रहे हैं एडिशनल पेमेंट, यानी आपका रिफंड डिले है तो अब आपको किस तरह से उस पर इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। एक हमने बात ये कर ली कि आपका आप यानी लिटिगेशन में चले गए थे तो ऑर्डर बनाया सीआईआर अपील ने या अदर हायर अथॉरिटीज़ ने, तो आपको कैसे वर्किंग करनी है। अब बी पे आ जाए। In case of refund required to be made as a consequence of revision order under section 120A on the date order is made by the commissioner। इसमें 120A में ये होता है कि अगर एक ऑर्डर पास कर दिया है लोअर अथॉरिटीज़ ने, यानी कमिश्नर से जो नीचे ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर देखता है कि अगर इसमें कोई ख़राबी रह गई है, गलती रह गई है, तो कमिश्नर उसको खुद ऑर्डर बना देता है। लेकिन कमिश्नर सिर्फ उसी वक्त ऑर्डर बनाएगा अगर वो टैक्स पेयर के फेवर की बात है। तो इसमें भी ये है कि जिस तारीख को ऑर्डर पास हुआ उस तारीख से ऑनवर्ड, यानी पुरानी वाली ही आप जो मिसाल हमने टेबल देखी है उसी को इस पर अप्लाई कर लें तो उसी तरह से इसकी भी वर्किंग होगी। अच्छा, अब हम इसमें इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है, इसको हम देखते हैं। इन अदर केस ऑन द डेट रिफंड इज ऑन द डेट द रिफंड ऑर्डर इज मेड। अच्छा, इसमें क्या है? ये अदर केसेस हैं, जैसे आपका अभी हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपने रिटर्न जमा कराई। देखें, पहला हम केस लेते हैं कि हमारे रिटर्न जमा हुई 31 दिसंबर 2021 को। ये एक कंपनी थी, इसकी जो ईयर एंड हो रहा था वो हो रहा था 30 जून 2021 को। इसकी रिटर्न जमा हो गई 31 दिसंबर 2021 को जो ड्यू डेट थी। अच्छा, इसी डेट को हमने रिफंड एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी। रिफंड एप्लीकेशन दाखिल कर दी तो 60 दिन का टाइम था। कमिश्नर ऑर्डर बना सकता था 174 के अंदर और बुला भी सकता था भाई हाँ ठीक है मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, ये वैलिड है वैलिड नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब उसके पास कितना टाइम था? 60 दिन का। 28 फरवरी 2022 तक उसके पास ये टाइम था कि वो रिफंड ऑर्डर बनाए, वरना आप जाते हैं फिर अथॉरिटीज़ के पास, सीआईआर अपील के पास, ट्रिब्यूनल वगैरह वगैरह। अब उसने क्या किया? उसने बहुत अच्छा काम किया। 28 फरवरी को तो ही सारी चीज़ों को वेरीफाई किया। 60वें दिन उसने हमने एज्यूम कर लिया, वेरीफाई किया, उसने क्या किया? ऑर्डर बना दिया। तो अब ऑर्डर कब, अब आपका रिफंड कब ड्यू हो गया? 28 फरवरी को ड्यू हो गया। फिर 177 में कितने महीने दिए हैं? 3 महीने दिए हैं। अब 3 महीने का टाइम है उसके पास, तो वो 28 फरवरी से अंदाजन 3 महीने बनेंगे, मार्च अप्रैल मई, 29 मई को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 29 मई तक उसके पास टाइम है कि वो आपको रिफंड रिलीज करवा दे। अंदर इंटरनल जो भी तरीका है, ट्रेजरी में अप्लाई करे, जो भी करे, जो भी फंड एलोकेशन होती है वो आपके अकाउंट में इंस्ट्रक्शन दे के डलवा दे। तो लेकिन 29 मई तक भी नहीं डला, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि 30 मई से ऑनवर्ड जो पीरियड होगा उस पर आपको काइबोर प्लस 0.5% एनुअलाइज ये रेट बनता है, ये इसकी वर्किंग होकर आपको ये कॉम्पनसेशन आपको दी जाएगी। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको बोले भाई मेरा तो रिफंड ऑर्डर बन गया था 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी 29 फरवरी से जो है ना मेरे को काइबोर प्लस 0.5 की कॉम्पनसेशन मिलेगी। नहीं, 28 फरवरी को ऑर्डर हुआ और फिर रिफंड स्टैब्लिश हो गया 28 फरवरी को। फिर रिफंड 3 महीने का टाइम हमने लिया 29 मई तक का। 3 महीने लैप्स होने के बाद से जो डेट होगी वहाँ से इसकी वर्किंग होगी। एक और केस देखते हैं। अब इस केस में क्या हुआ? सेम केस है लेकिन हमने चेंजिंग कर दी थोड़ी सी,
कि 31 दिसंबर को रिटर्न जमा हो गई और उसके बाद 31 दिसंबर को ही हमने रिफ़ंड की एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी। रिफ़ंड की एप्लीकेशन दाखिल करने नहीं की है, रिफ़ंड की एप्लीकेशन हमें दाखिल नहीं की। हमने क्या गलती की, हमने रिटर्न अप्लाई की 31 दिसंबर को, रिफ़ंड एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी 31 दिसंबर 2022 को। एक साल के बाद हमने रिफ़ंड एप्लीकेशन जमा की। ये हमारी नाअहली थी या टैक्स कंसल्टेंट की नाअहली थी, उसको हमने नहीं बताया या उसको ख्याल नहीं रहा। रिफ़ंड रिफ़ंड की एप्लीकेशन तो रिटर्न के साथ ही दाखिल कर देना चाहिए, लेकिन रिफ़ंड की एप्लीकेशन एक साल के बाद दाखिल की। अब होगा क्या, अब कमिश्नर को ने 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करना था, और बहरहाल आप 3 साल के अंदर तो कर ही सकते हैं रिफंड की एप्लीकेशन, आपको टाइम प्रोवाइडेड है रिटर्न जमा होने के बाद। तो अब क्या होगा कि कमिश्नर ने 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर किया। पहले देखें उसने ऑर्डर कब किया था, 28 फरवरी 2022 में, पिछली मिसाल में। अब उसने क्या किया, 28 फरवरी 2023 के अंदर उसने रिफंड का ऑर्डर किया, तो रिफंड इस्टेब्लिश हो गया। अब उसके पास मजीद 3 महीने थे, तो 29 मई 2023 तक उसको पेमेंट रिलीज कर देनी चाहिए थी। अब उसने नहीं की, तो अब क्या होगा, अब आपको कंपनसेशन कब से मिलेगी, 30 मई 2023 से आपको कंपनसेशन मिलेगी। इंटरेस्ट इनकम मिलेगी किस रेट पे, काइबोर प्लस 0.5% पर एनम के हिसाब से। अब आप देखें इन दोनों मिसालों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम कब से मिलना शुरू होनी चाहिए थी, 30 मई 2022, जबकि यहाँ पे 30 मई 2023। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने क्या किया, अपनी रिटर्न के साथ रिफंड एप्लीकेशन दाखिल नहीं की, बल्कि एक साल के बाद आपने रिफंड की एप्लीकेशन दाखिल की, जिसकी वजह से आपका ये जो कंपनसेशन है ये डिले स्टार्ट हुआ एक साल। अच्छा, लास्ट पैरा रह गया, एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर अ रिफंड ऑर्डर इज मेड ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 170, यानी रिफंड स्टैब्लिश किस बेस पे हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन जो आपने 170 में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे आपने दाखिल कराई। फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन the refund become due from the date refund order is made and not from the date assessment of income treated have been made by the commissioner under 120। यहाँ उसे ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपका जो रिफंड ड्यू होता है, रिफंड ड्यू उस तारीख को नहीं होता जिस तारीख को आपने रिफंड रिटर्न जमा कराई और आपको एक डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर खुद ब खुद इशू हो गया, जो आपने रिटर्न पे लिखा था कि हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, हमने बात मान ली, आपको डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर 120 का इशू हुआ है उससे रिफंड इस्टेब्लिश नहीं होता। उससे आप जो अपना ये जो कंपनसेशन की वर्किंग अभी हमने उससे की है, बनाई है, उससे आप नहीं वर्कआउट कीजिएगा। इस कंपनसेशन को देखने के लिए आप 170 के ऑर्डर को देखिएगा। हम एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वेयर अ रिफंड ऑर्डर इज मेड ऑन द एप्लीकेशन अंडर 170 फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन द रिफंड बिकम ड्यू ऑन द डेट रिफंड ऑर्डर इज मेड। वही बात है कि ये जो रिफंड ऑर्डर जिस तारीख को बनेगा उस तारीख को आप कंसीडर कीजिएगा अपनी कॉम्पनसेशन वर्कआउट करने के लिए। जिस तारीख को आपने रिटर्न जमा कराई है उस तारीख को कॉम्पनसेशन वर्कआउट करने के लिए कंसीडर मत कीजिएगा। बहरहाल ये जो गुफ्तगू एक्सप्लेनेशन में लिखी है, हम ये सारी गुफ्तगू यहाँ इन 2 टेबल्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिफंड का एक छोटा सा टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया।